नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है बीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। नमस्कार, दीपा के साथ मैं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर है और इसको देखते हुए अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी नाश्ते पर यूपी और उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। चाय पर चर्चा की वजह साफ है, चाय की चुस्की के साथ चुनावी रणनीति पर बात होगी। पीएम मोदी इन दोनों राज्यों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और पी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे। दरअसल संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी हर दिन पार्टी सांसदों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। दोनों ही राज्यों में इस समय भाजपा सत्ता में है। कई सांसदों को पीएम की तरफ से काम को लेकर दिशा निर्देश भी लगातार मिल रहे हैं, आज भी दिए जा सकते हैं। पीएम मोदी देश भर के बीजेपी सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर मिल रहे हैं और इसी कड़ी में आज यूपी और उत्तराखंड के सांसद भी मिलेंगे। और इन सब के बीच एक अहम तस्वीर भी दिखाई दे सकती है, जब मीडिया से बदसलूकी के बाद ये पहला मौका होगा जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। तो लगातार नजर है इस चाय पर जो चर्चा होनी है उस पर, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी की मौजूदगी अपने आप में अहम हो जाती है। जो भी घटनाक्रम हुए हैं हाल फिलहाल में, उसके बाद पहली बार आमना सामना होगा पीएम मोदी के साथ। उनका क्या कुछ होता है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां के सांसदों की मौजूदगी भी इस टी पार्टी में होगी। क्या दिशा निर्देश देते हैं प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों को, इस पर लगातार नजर है। थोड़ी देर में पीएम आवास पर पहुंचेंगे दोनों राज्यों के सांसद। सभी सांसदों से चुनावी रणनीति पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी सांसद ब्रेकफास्ट की टेबल पर प्रधानमंत्री के सामने होंगे। बताया जा रहा है कि चाय की चुस्की के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी इन सांसदों के साथ, जिनमें से कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। और आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि इन सांसदों की भूमिका क्या होने वाली है, उन केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका क्या होने वाली है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनका रोल क्या होगा। ये बातें प्रधानमंत्री आज नाश्ते की टेबल पर इन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को बताने वाले हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से है। और बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 2 राज्यों पर कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, और लगातार युद्ध स्तर पर कोशिश ये है कि दोनों ही राज्यों में वापसी हो बीजेपी की, और इन सभी की भूमिका भी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जाना है, प्रचार प्रसार का हिस्सा बनना है, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी किस तरीके से देनी है, ये सभी बातें भी रखी जाएंगी। इस पर भी चर्चा होगी और आगे बढ़ने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। हो सकता है पीएम सभी को निर्देशित भी करें। और क्योंकि थोड़ी देर के बाद चाय पर चर्चा शुरू भी होने वाली है, इसी पर दिल्ली से अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अविनाश का ही रुख कर लेते हैं। चाय पर ये चर्चा जो हो रही है वो चुनावी चर्चा है, चुनावी ब्रेकफास्ट है और अपने आप में बहुत अहम है। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, कितने देर में शुरू होगी टी पार्टी और कितना अहम ये है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, और सबसे अहम बात अजय मिश्रा टेनी भी पहली बार आमने सामने होंगे पीएम के। देखिए दीपा, अगर बात करें तो 9:30 बजे तक सभी सांसदों को पहुंचने के लिए कहा गया है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जहां पर तमाम सारे सांसदों के साथ नाश्ता करेंगे। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश रहती है कि संसद सत्र के दौरान सभी सांसदों से उनके राज्य में हो रहे बीजेपी के द्वारा विकास कार्यों को लेकर राय मशवरा करें और किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और ज्यादा विकास कर सकती है और ज्यादा सहयोग कर सकती है, इसको लेकर वो फीडबैक लेते रहते हैं। जहां तक बात करें, चूंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही राज्यों के सांसदों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में बीजेपी को लेकर क्या फीडबैक है, किस तरीके से राज्य सरकार ने काम किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लाभान्वित किया है तमाम सारे राज्यों के लोगों को। तो इन तमाम सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कई सांसदों को अपनी ओर से दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से आगे जाकर काम करना है इन राज्यों में, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो 1989 के बाद कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता नहीं अर्जित कर सकी है। ऐसे में
में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक बार फिर से 2022 में चुनाव जीता जा सके और एक जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जा सके और नया रिकॉर्ड कायम किया जा सके। वहीं उत्तराखंड की अगर नजर आप देखें तो जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है कभी भी कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई। एक बार कांग्रेस की सत्ता रहती है तो एक बार बीजेपी की सत्ता रहती है। तो ऐसे में इन तमाम सारे एंटी इनकम्बेंसी से बचते हुए कैसे राज्य में पुनः सत्ता अर्जित किया जा सके, इसको लेकर सांसदों के साथ राय मशविरा करेंगे। जहां तक सवाल रहा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का, तो उनको बीजेपी संगठन की ओर से निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने जो व्यवहार है उसमें सुधार लाएं और इस तरीके से बदसलूकी किसी से करते हुए न नजर आए और जो मीडिया कर्मी हैं उनके साथ भी अच्छे से पेश आए। तो उनको यह हिदायत दी जा चुकी है, लिहाजा प्रधानमंत्री की ओर से आज कुछ ऐसा कहा जाएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी संगठन ने और पार्टी ने अपनी ओर से जब दिशा निर्देश दे दिए हैं तो गृह राज्य मंत्री भी वहां बतौर गृह राज्य मंत्री और सांसद के रूप में ही पेश होंगे, जहां अपने इलाके में बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों और वहां की जनता का क्या फीडबैक है इसको लेकर वो अवगत कराएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पे मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। प्रधानमंत्री भी आज कई सांसदों को बता सकते हैं कि किस तरीके से राज्यों के अंदर जाके वो काम करे जिससे कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सके। क्योंकि इस तरीके की जब बैठकें होती है पीएम अपनी ओर से निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से आगे तमाम लोगों को काम करना है जिससे कि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके और बीजेपी के साथ लोगों को जोड़ा जा सके। पहले भी इस तरीके की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को इस तरीके से काम करना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि बीजेपी का ये जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसकी मदद कर सकता है, उसके संकट को दूर कर सकता है। तो इस तरीके का विश्वास जीतने का उन्होंने दिशा निर्देश दिया हाल था। फिलहाल में आज अजय जब मिश्र बैठक टेनी ने जिस तरीके से अभद्रता की पत्रकारों के साथ में, उसके बाद वो पहली बार पीएम से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ होगा लगातार नजर रहेगी। और अपने आप में भी सांसदों के साथ में ये टी पार्टी ब्रेकफास्ट बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखेगा। अब चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे साथी राजेंद्र के पास। बिल्कुल, और अगली खबर है गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे से संबंधित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह भाजपा निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में आज लखनऊ में शरीक होंगे और आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह संयुक्त रैली है। 155 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह विशाल रैली प्रस्तावित है। निषाद पार्टी की रैली है, इसमें शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ के रमाबाई मैदान में ये संयुक्त रैली होनी है। बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जुटेगी ये कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो वहां पर पहुंचेंगे ही और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी लगातार बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचने शुरू भी हो गए। जानकारी ये मिल रही है, उत्सुकता है केंद्रीय गृह मंत्री को अपने बीच में पाने की। और साथ ही कई कार्यक्रम वहां पर ऐसे भी होने हैं जिसमें शरीक होंगे। एक सबसे बड़ी रैली जो है भाजपा निषाद की संयुक्त रैली है। अभी सीटों पर मामला बैठा नहीं है, सीट किसको कितने मिलेंगे, निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति है। तो आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सरकार बनाओ अधिकार पाओ संयुक्त विशाल महारैली होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई और चेहरे भी शामिल होंगे। खबर है कि इस संयुक्त रैली में अमित शाह मछुआ आरक्षण की घोषणा भी कर सकते हैं और आपको बताएं कि इस जनसभा में मछुआ समाज के लिए हुए कामों को बताया जाएगा। इस महारैली की अध्यक्षता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद करेंगे। तो संजय निषाद की माने तो भाजपा के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। ये वो कह रहे हैं उनकी पार्टी को 2 अंकों में सीटें मिलने जा रही हैं। अब कितने अंकों में सीटें उनको मिलेंगी इसका इंतजार बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं को भी है, उनके समर्थकों को भी है। किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं बीजेपी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में, इस पर भी लगातार नजर है। बहरहाल ये आज की संयुक्त महारैली जो होनी है उसके लिए पूरी ताकत संजय कुमार निषाद ने भी वहां पर झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निषाद पार्टी के, इसलिए उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब गृह मंत्री वहां पर पहुंचेंगे, कितनी भीड़ जुटेगी, क्या मंत्र वो देते हैं, मंच से इस पर भी लगातार निगाह होगी। ये महारैली है, कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े ऐलान भी, बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं गृह मंत्री। तो आपको बताते हैं इस महारैली के बारे में। लखनऊ में भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली है। अमित शाह के साथ संजय निषाद भी इस रैली में शामिल होंगे। इसका नाम है भाजपा की सरकार बनाओ अधिकार पाओ। अमित शाह मछुआ आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं इस रैली में। ये बड़ी बात, मछुआ समाज के लिए किए गए कामों को इन नेताओं के द्वारा गिनाया जाएगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि सवाल ये भी है कि क्या मछुआ आरक्षण की जो मांग है उस पर मुहर लगेगी। मछुआ समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग है। निषाद पार्टी ने मछुआ आरक्षण जन आक्रोश यात्रा निकाली थी।
पूर्वांचल के जिलों में कई बार बड़े स्तर पर इसको लेकर प्रदर्शन हो चुका है। संजय निषाद बयानों के जरिए सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं और चुनाव से पहले भाजपा सरकार बड़ा दांव ये चल सकती है। अब आपको उत्तर प्रदेश में निषाद वोट बैंक के बारे में बता दें। निषाद केवट मल्लाह वोट मिलाकर करीब 5% है पूरे उत्तर प्रदेश में और करीब 60 विधानसभा सीटों पर ये वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वोटर सबसे ज्यादा हैं इनके गोरखपुर में, गाजीपुर में, बलिया में, संत कबीर नगर में निषाद वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और प्रयागराज में भी इनकी भूमिका अहम है। फतेहपुर और हमीरपुर की सीटों पर भी निषाद वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए आपको निषाद पार्टी का इतिहास भी बताते हैं। तो साल 2013 में संजय निषाद ने पार्टी बनाई और उसके बाद से लगातार कई उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखे। अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो 2022 के रण में उतर रहे हैं। क्या होने वाला है आगे उनको खुद नहीं पता, कितनी सीटें मिलेंगी इसका इंतजार कर रहा है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुट चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं क्योंकि आज की संयुक्त महारैली जो होनी है उस पर सभी की निगाह है। जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक वो भी निगाह लगाए हुए हैं और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी सुबह से तैयारी हो रही है। विवेक, सबसे पहले तो इस रैली के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है ये भी आप बताएं और साथ में मछुआ समुदाय के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, आरक्षण पर मुहर लग सकती है क्या? ऐसी खबर निकल करके आ रही है बाहर। देखिए, संजय निषाद का कहना है कि ये रैली नहीं रैला है। उन्होंने कल ही बातचीत में कहा था कि रैली नहीं रैला है। और सबसे बड़ी बात जो कल डेवलपमेंट हुए हैं, समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा मिले हैं, मुलाकात हुई है, उसके बाद इस रैली के मायने और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, महत्व और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि ये ताकत शक्ति प्रदर्शन है। मछुआ जो समाज है, निषाद समाज है, उसका शक्ति प्रदर्शन। और ये जो निषाद पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। अपना दल के बाद इसका नाम आता है गठबंधन में। तो यहाँ पर ताकत दिखाई जाएगी। आज शक्ति प्रदर्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है। पूरी 403 विधानसभा सीटों से लोगों को बुलाया गया है। सबसे खास जो अहम मुद्दा है वो है मछुआर और तुरैया समाज को आरक्षण दिलाने का। संजय निषाद हमेशा ये कहते रहे हैं कि मायावती ने आरक्षण खत्म किया और मछुआर समाज की, तुरैया समाज की जो समस्याएं थी इग्नोर किया और नज़रअंदाज किया, उनको पिछड़ी जाति में डाल दिया। तो ये आरक्षण की मांग उन्होंने दोबारा उठाई है कई साल बाद और ये तय भी है कि आज आरक्षण की घोषणा हो सकती है। अगर वोट बैंक हम देखें निषाद समाज का, मछुआ समाज का, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जनपदों में है। जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में निषाद समाज के अहम स्थान है, वोटों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर फोकस भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं वहीं जा रहे हैं, वहाँ फोकस कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर उनका ज़्यादा फोकस नहीं है, पूर्वांचल में उनका ज़्यादा फोकस है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो 130 सीटों के आसपास वहाँ संख्या है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी वहीं अपना फोकस कर रही है। जिस तरह से उन्होंने हरिशंकर तिवारी के परिवार को अपने दल में शामिल किया है, तो यहाँ लड़ाई बहुत मजबूत हो जाती है। और आज का शक्ति प्रदर्शन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज क्या होगा। अगर घोषणा हो जाती है तो मछुआ समाज, तुरैया समाज और निषाद समाज ये पूरा एक होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लोकसभा चुनाव में लोग साथ थे लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना विधानसभा चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और किसी भी राज्य की शक्ति का प्रदर्शन है। और यहाँ से जो सांसद की सीटें हैं, संसदीय सीटें हैं, वो केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूती देती है। बिल्कुल विवेक, अगर मछुआ आरक्षण पर मुहर आज लगती है, इसको लेकर कोई घोषणा की जाती है, तो एक बड़ी कामयाबी ये खुद संजय निषाद की भी होगी। लंबे वक्त से लगातार वो ये मांग करते भी रहे और प्रेशर भी डेवलप करते रहे। अब अगर ऐसा होता है तो ये उनकी भी एक बड़ी उपलब्धि होगी चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आपको ले चलते हैं राजेंद्र के पास। राजेंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, एक और जहां भाजपा और निषाद पार्टी लखनऊ में अपना दम दिखाएंगे तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ में हुंकार भरते नजर आएंगे। पूर्वांचल का चुनावी मंथन करने के बाद अब अखिलेश यादव कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में 2 दिनों तक समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। रायबरेली में सपा को मजबूत करने के लिए अगले 2 दिनों तक अखिलेश यादव वहां पर मौजूद रहेंगे, डटे रहेंगे। रायबरेली के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश विजय रथ यात्रा निकालने वाले हैं। आज जहां हरचंदपुर, सरेली और रायबरेली विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाएंगे, तो बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कल अखिलेश का विजय रथ निकलेगा। अब इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे वीरेश जी के पास ही आपको ले चलते। वीरेश जी, अब रायबरेली कांग्रेस का गढ़, वहां पर हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे अखिलेश यादव। कितना अहम है उनका ये दौरा और वहां पर जो विजय रथ यात्रा वो निकाल रहे हैं, उसके जरिए विजय उनको हासिल होगी क्या दिखाई देता है?
देखिए, गढ़ तो हम नहीं कह सकते कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले थे, युवा नेता थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे। 2012 में 6 सीटों पर 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी। रही बात 2017 में, जब 2 लड़कों की जोड़ी आपस में लड़ी और गठबंधन हुआ, तो भी समाजवादी पार्टी 1 सीट और कांग्रेस 2 सीट और बाकी 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो गढ़ तो बहुत पहले टूट चुका है। हाँ, सोनिया गांधी जरूर जीती हैं। सोनिया गांधी जीती हैं तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी एक अरसे से वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करता है, अमेठी और रायबरेली में। और ये लोग यानी समाजवादी के यहाँ कांग्रेस यानी मैनपुरी में जब मुलायम सिंह लड़ते हैं, बाकी उनके परिवार कोई लड़ता है, तो ये लोग कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं। ये मिली भगत बहुत दिनों से चल रही थी और गढ़ तो समाप्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने चुनौती दी थी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि विक्रमादित्य मार्ग के महल में अखिलेश यादव बंद रहते हैं और ट्विटर उड़ाते रहते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं। अजय लल्लू ने मेरे अध्यक्ष जी के प्रोग्राम में कहा कि संघर्ष करने वाली नेता है तो प्रियंका गांधी है, लड़ने वाली नेता है तो प्रियंका गांधी है। अखिलेश यादव जमीन पर नहीं है, वो केवल चुनाव लड़ते हैं और प्रियंका गांधी आम जनता के लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो प्रियंका गांधी के गढ़ में जो इस समय चुनाव प्रभारी बनी हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का इंचार्ज है, महासचिव हैं, चुनौती देने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव और 6 विधानसभा में मत देंगे अपने रथ से। और जब मथेंगे तो क्या अमृत निकलेगा ये तो मार्च में पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र जी, क्या अमृत निकलेगा इसका इंतजार सभी को है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ तो है नहीं, क्योंकि वहां पर पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म किया था समाजवादी पार्टी ने और इस बार भी पुरजोर कोशिश वहां पर अखिलेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। सीधे ले चलते हैं राजेंद्र के पास। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें। कांग्रेस के गढ़ अभी तक माना जाता रहा, लेकिन वीरेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ अब उस तरीके से नहीं रहा। अगर विजय की बात करें, सीटों के जीतने की बात करें, वहां पर अखिलेश का रथ निकलने वाला है। रायबरेली की 6 विधानसभा में ये साइकिल दौड़ेगी। 2 दिन तक अखिलेश यादव का चुनावी रथ इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में रायबरेली के घूमेगा। पूर्वांचल का सबसे अहम जिला है ये, अवध क्षेत्र में बल्कि आएगा। अवध का सबसे महत्वपूर्ण जिला है रायबरेली। 2017 में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट यहां पर जीती थी। ऊंचा हार से सपा के मनोज पांडे विधायक हैं। सभी 6 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर है। कांग्रेस का गढ़ कभी रहा है, अभी सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र कहा जाएगा, वहां पर साइकिल दौड़ेगी। सपा का लाल चैलेंज क्या प्रियंका गांधी यहां पर कबूल करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल उनका चैलेंज अखिलेश यादव ने कबूल कर लिया है। बिल्कुल, अब इस पर क्या होता है जब वहां पर पहुंचेंगे अखिलेश, हुंकार भरेंगे तो लगातार नजर वहां पर भी रहेगी। बिल्कुल, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है आज और सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी और ये बजट पास कराया जाएगा। कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए सदन में फिर से सरकार पर हमला बोलेगा। 3 दिनों के लिए बुलाए गए सत्र का आज आखिरी दिन है और आज अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित हो जाएगी और ये सत्र बहुत मुमकिन है, इसकी प्रचंड संभावना है कि 17वीं विधानसभा का इस विधानसभा का आखिरी सत्र होगा और इस आखिरी सत्र का आज अंतिम दिन, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, उसे पास किया जाएगा, लेखानुदान की मांगों को पास किया जाएगा और इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। अब क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है और इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है, अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा और क्या कुछ होगा इस पर अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं विधानसभा के बाहर से। अनुभव, आज आखिरी दिन भी है सत्र का, क्या कुछ होना है, क्योंकि अनुपूरक बजट तो पास कराया जाएगा लेकिन इसके अलावा विपक्ष भी लगातार हमलावर है, अलग अलग मसलों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, टेनी जी का मसला हो, इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। आज क्या कुछ होगा, वक्त बहुत कम है। देखिए, बिल्कुल ये 17वीं विधानसभा का जो आखिरी सत्र है उसका आज आखिरी दिन है, यानी अब इसके बाद 17वीं विधानसभा जो है वो एक तरीके से हम कहें तो खत्म हो जाएगी और फिर जब चुनाव होंगे तब होगा 18वीं विधानसभा आएगी। तो आज आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र का भी आखिरी दिन है। कल जिस तरीके से अनुपूरक बजट सदन में पेश किया, 8,479 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट है। इसके अलावा 1,68,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लेखानुदान है। क्यों? क्योंकि आगे जब चुनाव होंगे उससे 4 महीने आगे का इस तरीके से लेखानुदान लिया जाता है ताकि जो सैलरी है, जो पेंशन है, वो सारी चीज़ें दे सकें, जो काम होने वो ना रुकें। आज इस पर चर्चा होगी, यानी पक्ष के विपक्ष के लोग इस पर चर्चा करेंगे। जो सप्लीमेंट्री बजट कल पेश किया गया है और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अभी तक जो
वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो मुख्य बजट था उसी का पैसा नहीं खर्च कर पाए। तो ऐसे में पहला सप्लीमेंट्री लाए 7,300 करोड़ का, अब दूसरा सप्लीमेंट्री तकरीबन 8,400 करोड़ से ज़्यादा का ले आए हैं। जब पैसा खर्च नहीं कर पा रहे तो क्यों ले आए हैं? जबकि कल आप देखिए किस तरीके से कई सारी घोषणाएं खुद मुख्यमंत्री ने की हैं सदन के भीतर। उनमें दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने की बात है, वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाने की बात है, कई सारी घोषणाएं ऐसी की हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर आज विपक्ष एक बार फिर हम कहें तो कहीं ना कहीं सरकार को सवाल में का जो घेरा है उसमें खड़ा कर सकती है। सरकार ने जिस तरीके से घोषणाएं की हैं वो बार बार कह रहे हैं, वो आंकड़े कह रहे हैं कि देखिए अभी तक तो 60% पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद पैसा लेने की क्या जरूरत है। तो कोशिश सरकार की यही है कि जो उन्होंने कल अनुपूरक बजट 8400 करोड़ से ज़्यादा का पेश किया है आज उसे पास करा लें। और देखिए इसके लिए कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा में तो सदस्यों की संख्या जो बीजेपी की है उनकी सबसे ठीक है, अनुभव लगातार नजर बनी रहेगी। अनुपूरक विधान परिषद में कराया जाएगा तब भी हंगामा हो सकता है, विपक्ष कई सवाल खड़े कर सकता है और साथ ही अलग अलग मसलों को लेकर भी हंगामा हो सकता है। वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। 11 बजे के बाद से कार्यवाही शुरू होगी, एक बार फिर से आपको वहां पर लिए चलेंगे। तो सत्र का अंतिम दिन है, अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सदन में ये अनुपूरक बजट आज पास होगा। 8,479 करोड़ का है कल प्रस्तुत किया गया दूसरा अनुपूरक बजट इस वित्तीय वर्ष का। इस दौरान हंगामा भी कर सकता है विपक्ष और टेनी की बर्खास्तगी की मांग भी लगातार कर रहा है विपक्ष पहले दिन से भी। अनुपूरक बजट में किसको क्या मिला है वो आपको बता दें। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। खेल विभाग को बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया इस बजट में। किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। ऐसे यूपी गौरव सम्मान के लिए भी 10 करोड़ रुपए देने की बात कही।